कल हम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा था, ठीक है। स्टार्टिंग जो है काफ़ी हम लोग ने बेसिक जो है ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था। मैंने आप लोग को फोर्स बताया था, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कई सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे। फिर हम लोग जो है वो एलिप्स, मैंने आपको बहुत ही बेसिक, पूरा मैथ्स वाला पोर्शन नहीं, सिर्फ एलिप्स वाला पोर्शन जो हम लोग फिजिक्स में यूज़ करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था। और उसके बाद केप्लर्स लॉ हमने जो है वो पढ़ा था। और उसके बाद फाइनली हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, स्मॉल जी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, उसके बाद मैं वेरिएशन पे जाऊंगा, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। तो क्वेश्चन देख लीजिए। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on planet A, on planet A, दो planet होंगे, on planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B। तो इस पे अगर g होगा तो यहाँ 90 है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आगे देखते चलिए। A man jumps to a height of 2 meter, on the surface of the earth, on the surface of A, अर्थ नहीं है, A है, what is the height of jump by the same person? What is the height of jump by the same person on planet B? On planet B, ये निकालना है, ठीक है। दोनों का रेडियस वगैरह से बाकी कुछ उसने बोल नहीं रखा है, तो नहीं, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन हो रहा होगा ना। m और g में वेरिएशन, अरे भाई g का फॉर्मूला जो होता है तो क्या होता है, g m अपॉन r स्क्वायर। तो इन दोनों में कुछ वेरिएशन हो रहा है, जब भी तो एक में g आया और एक में 9g आया। उसने बस बात नहीं कर रखी है कि मास कितना चेंज हो रहा है और r की स्क्वायर, r कितना चेंज हो रहा है, लेकिन इन्हीं दोनों की वजह से वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। एक बात बताइए, अगर कोई बॉडी है हमारे पास, कोई बॉडी है, उसे हम लोग u स्पीड से ऊपर फेंकें, ये जो उसने ha दे रखा है, ये मैक्सिमम हाइट ही दे रखा होगा, बॉडी जंप कर रही है ऐसे, ठीक है, तो मैक्सिमम या बॉडी को फेंक रहा हूं, ठीक है। दोनों बात एक ही है। इनिशियली मैं किसी जो है स्पीड से ऊपर जा रहा हूँ और सर्टेन पॉइंट के बाद मेरी स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है। तो यही वाला केस है कि बॉडी को हमने फेंका, ये एक हाइट तक है, सपोज कर लो कि इस हाइट तक है, यहाँ u हमारा 0 हो रहा है और ये h, यही कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं थर्ड इक्वेशन लगा दूं, थर्ड इक्वेशन ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। सेकंड भी लगा सकता था, लेकिन वहां पे t आ रहा है, t यहाँ है नहीं। फर्स्ट t लगा सकता हूं क्योंकि उसमें जो है मुझे क्या चाहिए था, v, उसमें भी t चाहिए, तो अगेन वो नहीं लगाऊंगा, मुझे t से कोई यहाँ उसने दे नहीं रखा, तो मैं थर्ड लगाऊंगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ठीक है। v 0 है, u पॉजिटिव डायरेक्शन में उसने कुछ u दे रखा है, इज इक्वल टू 2a बोले तो माइनस g। मैंने कहा था ना हम लोग कार्टेशियन प्लेन वाले में जाते हैं। आप एक्स वाई एक्सिस पढ़ते हो
आंख बंद करके आप एक्स वाई एक्सिस की किसी भी जगह को आप बता सकते हो कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। इसी को मैं यूटिलाइज करता हूँ फ्लो में। दूसरा जो है आपको कार्टेशियन कोई नया स्कीम बताऊं कि इधर पॉजिटिव ले लो इधर निगेटिव ले लो। इसके बारे में आपको मालूम है कि ये पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है, ये मालूम है आपको? आंख बंद करके मालूम है क्योंकि एकदम बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 5 6 से हम लोग ये जब भी हम लोग ने कोऑर्डिनेट शुरू किया तो ये हमने पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जी किधर को लगता है हमेशा? जी किधर, हाँ जी किधर को लगता है हमेशा? नीचे की तरफ, माइनस जी, ठीक है ना। आपने कहा था कि ये जो वाई होगा ये निगेटिव वाई होगा, जी नीचे की तरफ लग रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट किस साइड हुआ? ऊपर की तरफ नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। तो भैया ये इनिशियल है क्या फाइनल है? सॉरी ये यूज में लिखा हुआ है, ये बी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो ये इनिशियल है ये भी फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है यानी प्लस एच। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? यू स्क्वायर अपॉन। तो अगर हमारी u की वैल्यू सेम है, u कौन देगा? मैं दूंगा। जो बॉडी जिस बॉडी ने उसको फेंका या मैं खुद कूदा, तो ये फिक्स होगा। तो h किसके प्रोपोर्शनल है? जी 1/g। अर्थ पे g की वैल्यू कांस्टेंट होती है अर्थ की सरफेस पे, लेकिन हम लोग किसी और जगह जा रहे हैं तो g वैरी करेगा। तो यानी h जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g है। मुझे क्या जानना है? hb जानना है। तो ha अपॉन hb अपॉन ha कर देते हैं। hb जो होगा ये 1/gb होगा और ये 1/g होगा, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ga/g। ga की वैल्यू कितनी है? 9g। और gb की वैल्यू कितनी है? g 9। तो hb आ गया 9 into sir 9 into 2 9 into h that is 2 तो 89। समझ में आई बात? ठीक है, आप खुद सोचो ना। यहां पे हमारा ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा 9g है, और यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। तो इस पे पुल कम है, इस पे पुल ज्यादा है। तो जिस पे पुल कम होगा उस पे ज्यादा दूर तक हम लोग जा सकेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। देखिए, इमेजिन अ न्यू प्लेनेट, इमेजिन अ न्यू प्लेनेट, imagine a new planet having the same density, having the same density, having the same density, having the same density as that of Earth, as that of Earth। तो दोनों की डेंसिटी जो है वो सेम है। मास के बारे में उसने नहीं कह रखा, डेंसिटी के बारे में उसने बोला। डेंसिटी जो है दोनों की सेम है, बट it is 3 times bigger than the Earth in size। ये सपोज कर लीजिए अर्थ है, ये सपोज कर लीजिए कोई नया प्लैनेट है, ठीक है। यस सर। डेंसिटी दोनों की सेम है, और क्या बोला उसने? साइज, ठीक है। एक की रेडियस हम लोग अर्थ की रेडियस अगर r अज्यूम कर लें तो न्यू प्लैनेट का रेडियस 3r। आगे देखो, if the acceleration
if the acceleration due to gravity on the surface of earth is g, on the surface of the earth is g, then find the acceleration of gravity, then find the acceleration of gravity on the new planet. यहाँ g डैश तो g का फॉर्मूला क्या होता है? g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। सरफेस की बात कर लेंगे तो ये कैपिटल R तो g बाई 9 है, g बाई 9। अब बात समझिए, यहाँ पे उसने मास के बारे में कुछ बात नहीं कर रखी है, उसने डेंसिटी के टर्म में बात कर रखा है। तो हमारा g का एक और फॉर्मूला होता है k रो इनटू r। होता है कि नहीं होता है? कल हमने देखा, यहीं से भी कर सकते हैं अभी। अरे भैया मास को रो इनटू v कर दो, ठीक है, रो इनटू v, और v स्क्वायर है तो 4/3 r क्यूब, तो यही आ जाएगा। k एक कोई कांस्टेंट है। तो अब इस फॉर्मूले को मुझे दो बार लगाना है, एक बार अर्थ के लिए, एक बार न्यू प्लैनेट के लिए। तो न्यू प्लैनेट को मैंने g डैश बोल रखा है, और अर्थ को मैं अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसे g बोल देता हूं। इसी को दो बार लगाना, तो k चेंज होगा दोनों का? नहीं, रो चेंज होगा, उसने तो बोल रखा है कि रो सेम है, तो समस्या ही खत्म, यानी r चेंज होगा, ठीक है। और नीचे k रो, और r डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3r दे रखी है। r डैश की जगह पे आप 3r, तो g डैश अपॉन g किसके बराबर आ गया? सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा। g डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3g। ठीक है, पक्की बात। चलिए, एक क्वेश्चन आपको मैं नहीं करा रहा, बस दिखवा देता हूं, आप कर लेंगे। द डेंसिटी ऑफ a newly discovered planet is twice that of Earth. The acceleration due to gravity at the surface of the planet is equal to that of at the surface of Earth. If the radius of Earth is capital R, then the radius of planet would be हो जाएगा।
टू रो है, नहीं अर्थ वाला रो है और इसका जो है टू रो है। ठीक है, अगली लाइन में एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी दोनों का जी है। और क्या बोलते हैं उसमें, रेडियस का आर हो गया, इसका आर डैश की वैल्यू आर वैल्यू। तो देखो भैया जी बराबर होता है दोनों के केस में, ठीक है। तो जी डैश के बराबर, ठीक है, जी की वैल्यू के रो आर, ये अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये उस प्लैनेट की बात करेंगे हम। तो के तो चेंज होने से रहा, रो से कह रखा है कि प्लैनेट के केस में जो है टू रो है और ये आर डैश, ठीक है। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और आर डैश की वैल्यू आ जाएगी आर बाई, ठीक है। तो फटाफट करना है एकदम। हमेशा ध्यान दीजिए कि बहुत ही गंदा सा आपको ऐसा डायग्राम बनाना होता है। इसका फायदा ये होता है कि अब आपको लैंग्वेज नहीं पढ़ना, इसकी कहानी मैंने यहां लिख दी है, इसकी कहानी मैंने यहां लिख दी, अब मुझे क्वेश्चन नहीं देखना। तो बार बार आपको 4 लाइन में उसने क्वेश्चन दे रखा है, कभी कभी कोई जानबूझ के इतना लंबा कर देगा, होता उसमें कुछ नहीं है, वो जबरदस्ती इतना लंबा कर देगा कि आप देख के सोचो अरे यार अब जो है सिर्फ 30 सेकंड बचा हुआ है, ये क्वेश्चन होगा, 30 सेकंड तो पढ़ने में लग जाएगा। तो आपको फटाफट देखना होता है एकदम, एक लाइन पढ़ो, एक लाइन को यहाँ लिख लो, दूसरा लाइन पढ़ो, दूसरे लाइन को लिख लो। ये हमेशा आपको फिजिक्स में करना होता है। अगर आप परेशान नहीं होना चाहते हो तो बहुत सारा आपके पास टाइम है, तो एक एक लाइन पढ़ते जाओ और फिर सोचते जाओ, ठीक है, लेकिन वो बेवकूफ़ी हुई, ठीक है। तो ऐसा इसमें मैंने कुछ ना मैंने साइज देखा, ऐसा नहीं कि अगर इसने आर दे रखा है इसको आर बाई 2 करो तो साइज छोटा बनाओ, नहीं, ये सब कुछ नहीं करना होता, लिखते चले जाओ बस, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट बना के ही काम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। क्योंकि हर जगह अभी हम लोग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी हम लोग पढ़े वो पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला है, F = G टाइम्स m1 m2 अपॉन r², ये पॉइंट मास के लिए, या रेडियस बहुत ही छोटा है देन दी सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी बात जो है गलत होगी, आई मीन दोनों गलत हो जाएगी, तो जो है हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे टैकल करते हैं उसको हम लोग देखेंगे, 2 स्टेप थ्योरी से हम लोग देखेंगे। अब वेरिएशन हम लोग पढ़ते हैं, तो हेडिंग डाल दीजिए वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। इसका सब हेडिंग है एट हाइट h, एट हाइट h above the, याद करिए जब g का मैंने फॉर्मूला आपको मैंने दिया था तो मैंने लिखा था g = gm अपॉन r², और मैंने ये बोला था कि ये एट सरफेस के लिए, इन जनरल के लिए मैंने क्या बोला था, gm अपॉन r², ये इन जनरल, ठीक है ना। हमारा ये अर्थ है, ठीक है, और एक सर्टेन हाइट पे, h हाइट पे हमारा दूसरा मास यहाँ, इसकी रेडियस r है और मास है ये, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी, r+h, ठीक है। G = gm अपॉन r+h का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां पे आप देखो, यहां से अगर gm की वैल्यू निकालोगे आप, gm की वैल्यू निकालोगे तो ये gr² होगा ना, यहां रखो, ठीक है। अच्छा ये gh है, ये gh है, और वो हमने जो निकाला है ये g
सरफेस है, तो सरफेस वाले को हम लोग सिर्फ जी लिख के ही काम चला देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल लिख सकते हैं ना। यस सर। हाँ, जी एच हमारा जो होगा आर को अंदर ले जाओ, नीचे ले जाओ, तो ये जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक, तो आपको इसको याद रखना एट हाइट एच। यहां से हम लोग सरफेस वाले पे भी जा सकते हैं, एच की वजह से, एच की वजह से। ठीक है, नहीं जा पाएंगे, एच की वैल्यू 0 रखो, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 1 का स्क्वायर 1 यानी नीचे 1। अरे भैया जीएस जो है वो जीएस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैंने सरफेस के रेस्पेक्ट में मैंने बात कर रहा था। ठीक है, तो अब एक और छोटी सी बात देखो, यहां पे आप h की वैल्यू निगेटिव में तो रख नहीं सकते, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी। तो h अपॉन समथिंग, r की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी, तो h अपॉन समथिंग छोटी वैल्यू होगी लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। यस सर। और 1 प्लस छोटी वैल्यू होगी लेकिन 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। यस सर। बड़ा हो जाए तो वो अलग बात है, मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, छोटी भी होगी तब भी ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, सपोज कर लो 1.1, और 1.1 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1.21 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, यानी 1.21 से इसको डिवाइड करेंगे तो g की वैल्यू छोटी है। यस सर। तो जैसे जैसे हम लोग हाइट इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारी g की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है। ठीक है ना, एक छोटा सा और यहाँ पे चीज देख लो, अगर h की वैल्यू बहुत ही छोटी है इन रेस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो उस केस में हम लोग इसे gh को लिख सकते हैं g टाइम्स 1 माइनस 2h। इसको याद करने की जरूरत नहीं, कोशिश करो आप ये याद, मैंने कहा था कम से कम आपको याद रखना होगा मैं चीज, तो कोशिश करो कि आप इसको याद रखो। ठीक है, ये हर जगह वैलिड होगा लेकिन वो हर जगह वैलिड नहीं होगा। अगर उसने कह दिया कि हाइट की वैल्यू 2r है, समस्या खत्म, वो अब कभी वैलिड नहीं रहेगा, ये हमेशा वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर उसने कह दिया कि h की वैल्यू 100 किलोमीटर है तो चल जाए, 64 100 होता है तो चल जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैलिडेशन ड्यू टू हाइट ना। अब जो है क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, देखो the height at which the height at which the weight of body becomes 1/16 the height at which the weight of body becomes 1/16
of its weight on the surface of earth, on the surface of the earth. ऑप्शन है 3r 4r 5r, बी जो है वो हमारा 15r। तो weight at certain height is equal to 1/16 of the weight at the surface, यही कह रहे हो? ठीक है, तो mg at height, certain height h is equal to 1/16 mg s या सिर्फ g, ठीक है। तो यहां से m तो गायब कर, समझ में आएगा ना। जीएच का फॉर्मूला लिख देते हैं। जीएच हमारा किसके बराबर होगा? g अपॉन सर जी अपॉन 1 प्लस h वही था इज इक्वल टू 1/16 g। देखो ना, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको पलट भी दो, 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर होगा वो 16 के बराबर होगा, यानी 4 स्क्वायर होगा। ओके, तो 1, अच्छा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसा अच्छा लगेगा। इज इक्वल टू 4, सो 3r h अपॉन r जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और h हमारा जो हो गया वो 3r। ठीक है, आप मैथ्स में ही टाइम बचा सकते हो, मैथ्स वाले क्वेश्चन में। मैंने ये सारे स्टेप लिखा, आप कुछ स्टेप खा सकते हो। आपने ये लिख दिया, डायरेक्ट आप लिख देते 1 प्लस h अपॉन r इज इक्वल टू 4, और यहां से आप इधर ले गए 3 हो गया, आपने डायरेक्ट लिख दिया। तो कुछ स्टेप खाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपका स्पीड लिखने वाला अगर ज्यादा है तो आप उसे फटाफट लिखते ही चलेंगे। अगर सोचने वाली ज्यादा है तो आप ठीक है दिमाग से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको पेन रोकना पड़े तब वो फायदेमंद नहीं है दिमाग, तब तो जो है फटाफट आप जो है पेन से ही करते जाओ, सारा का सारा लाइन जो है फटाफट लिखते जाओ। ठीक है, तो आप जो है चूज करोगे और प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि मैं जो है किसमें ज्यादा जो है कंफर्टेबल हूँ। कुछ लाइनें खाने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ या सारी चीजें फटाफट उससे जल्द कम टाइम में सारी चीजें मैं लिखूँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। एडवांस में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वहां टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, जेई मेंस में भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। नीट तो नीट में आप बांटो ना, देखो 3 पार्ट है आपके पास, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी। बायोलॉजी के जो क्वेश्चन होंगे बहुत या तो आपको आते होंगे या नहीं आते। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आता है तो आता है, नहीं आता है तो आता है। तो 10 सेकंड में आपने क्वेश्चन पढ़ा, 2 सेकंड में आपने सोचा, 12 14 सेकंड में 15 सेकंड में आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, या तो वो जो है हो जाएगा या नहीं। तो ये बायोलॉजी वाला क्वेश्चन जो है आपको बहुत तेजी से करना होगा। केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, तो वहां पे भी आप टाइम बचा सकते हैं। बायो में कितने क्वेश्चन होते हैं? 90। फिजिक्स केमिस्ट्री में 45। इसी के अकॉर्डिंग आप टाइम भी डिवाइड करो। बायो को थोड़ा सा कम टाइम दो, अगर 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, तो आप 40 मिनट बायो को दे दो, 20 मिनट जूलॉजी, 20 मिनट बॉटनी, 45 मिनट कर लो। वो लमसम आप अपने आप जो है जब हैं, हाँ चलिए। अच्छा, एक छोटी सी बात अभी बता देता हूँ, OMR बेस्ड होगा क्या ऑनलाइन होगा? OMR बेस्ड।
हमेशा याद रखो कि आपने अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो एक क्वेश्चन को तुरंत मार्क करो, अलग से टाइम मत रखो, कभी नहीं। अलग से टाइम वो एक्स्ट्रा लग रहा होता है, यूं समझ लो। आपको लग रहा होगा कि भैया चाहे अभी इस वक्त में मार्क लगाऊं, चाहे जो है थोड़ी देर बाद मार्क लगाऊं, नहीं, एक्स्ट्रा आपको टाइम को समझ लो। आपने अभी अभी आपने वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, h = 3 आया, आपने देखा ऑप्शन ए सही है, तो आप टिक लगाने जा रहे हो ना। अगर इन केस आप अगर बाद में भरने वाले हो, ओएमआर शीट को अगर बाद में भरने वाले हो, तो अभी आप अपने क्वेश्चन पेपर में ए पर टिक लगाओगे, कुछ तो कुछ लगाओगे कि आपको मालूम रहे कि ये आंसर मैंने सॉल्व किया था। तो ये डायरेक्ट आप ओएमआर पे क्यों नहीं कर दे रहे? क्वेश्चन पेपर इधर रखो, ओएमआर इधर, यहां सॉल्व कर रहे हो, ओएमआर पे तुरंत आके भर दो। क्वेश्चन नंबर 19 का ए, आपके ए ऑलरेडी दिमाग में है। आप जब पूरी भरोगे 19 का बी, उसके बाद 20 का सी, तो ये आपको बहुत इत्मीनान से भरना होगा। लेकिन आप तुरंत का तुरंत अगर भर रहे होगे ना, तो आपको ऑलरेडी आपने देख लिया कि h = 3 आ रहा है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आपके उस वक्त दिमाग में, किसी और ऑप्शन का इस वक्त दिमाग में नहीं है। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, ऑप्शन ए दिमाग में, आप तुरंत एक हाथ से इधर, दोनों साइड बाय साइड बुकलेट ओएमआर शीट। और सबसे जो गंदी बात होती है, ये अलग बाद में भरने वाले में, मान लो आपने सोचा, जैसे आपने अभी कहा कि आधे घंटे मैं रखूंगा लास्ट के लिए, ठीक है, अलग से टाइम रखूंगा, तो अब 2.5 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है, यही तो कह रहे हो आप। सपोज कर लो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और कोई भी लास्ट क्वेश्चन में आपका जो भी चल रहा है, जो 2.5 घंटे से जस्ट पहले जो चल रहा है, उसमें आपको दिख रहा है 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है, और यार इसमें 4 क्वेश्चन तो मेरे हैं, एकदम दिख रहा है, 1-2 क्वेश्चन को ट्राई कर लूंगा तो वो भी मेरा हो जाएगा, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे करके कर लूं, तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकता हूं, लेकिन मुझे 2.5 घंटे से एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अब आपको वहां टाइम कम बचे। हाँ, आप क्वेश्चन कर चुके हो लेकिन भर नहीं पाए। फर्स्ट केस अज्यूम कर लो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, आंसर आपका सही है, 10 क्वेश्चन आप पता चला कि आपने जो है एकदम कर रखा है, लेकिन मार्क नहीं कर पाए, क्या फायदा उसका? उससे अच्छा तो ना किए होते, सो गए होते वहीं पे। भैया जब बुकलेट, जब ओएमआर शीट जाएगी तो उसे तो लगेगा कि आपने नहीं किया। तो हमेशा ये रखो, साथ टाइम बचेगा। आप मॉक टेस्ट में ट्राई कर लेना ना, आप अलग कर लेना, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप भर लेना, और जो है साथ में भर के देना। गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं अगर साथ भरोगे आप उसमें। आप अच्छा 19 का बी, फिर 20 का, दिमाग बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा उसको, और जितना ज्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि गलती ना हो, पता लगा कि सी की जगह पे डी हो या नीचे वाली लाइन में चला। हाँ, तो जब एक आप करोगे ना, तो ये गलती होने के चांसेस कम हो गया। भैया पहला क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, उसका हमने फिल कर दिया, माना कि दूसरा क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने तीसरे क्वेश्चन पे डाल दिया, तो उसी का पकड़ में आ जाएगा। एक ही की तो गलती होगी, 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, या जहां आप गलती 20 क्वेश्चन के बाद तो नहीं ना मालूम चलेगा। तो ये सब आप जो है डिसाइड करते हो। ये बस एक सजेशन है, ये कोई रूल नहीं है कि आप ओएमआर शीट के साथ करो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कंफर्टेबल किसमें, ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि आप ऐसे यूज करो। चलो, वैसे भी टाइम नहीं है, और जो है हाँ जी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए, ओके, एट डेप्थ D below the earth surface, at depth D ये बीट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई मास है, उसको मैंने एक सर्किल बना दिया, उस पर भी इमेजिनरी ये वाला जो सर्किल है, ये
अंदर, ठीक है। ये इसका रेडियस, अर्थ का रेडियस, ठीक है ना। ये मेरा मास वाला जिस पोर्शन पे मैं देखना चाहता हूँ अपना जी, वो यहाँ पे, ठीक है। और हमारा अर्थ का सेंटर यहाँ। जनरल फॉर्मूले में चलते हैं। G इज इक्वल टू GM। ये M कौन सा होता है? ये होता है अर्थ का मास। हमेशा ध्यान रखना, इस मास से कोई लेना देना नहीं होता है G से। G पे इस मास का कोई लेना देना नहीं होता है, स्मॉल g पे, स्मॉल r का, ठीक है। स्मॉल r क्या है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। तो r की वैल्यू यहां पे कितनी होगी? r माइनस डी। r माइनस डी। अरे भाई ये r है, ये d है, तो ये कितना होगा? r माइनस डी, ठीक है। तो gh में जाना चाहिए, हाँ सॉरी जी डी, जी एम। कौन सा एम? अर्थ वाला ना, जो इतने पोर्शन में है उसका सिर्फ मास चाहिए, बाहर वाला मास नहीं लगाएगा उस पर कोई भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। पिछले वाले में क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया था? आपने किया था लेकिन बताया नहीं था। देखिए कैसे किया था, थोड़ा सा गंदा, थोड़ा सा छोटा सा हम अर्थ बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे मेन बाहर फोकस करना है। और ये हाइट था हमारा। अब इमेजिनरी सर्किल कुछ ऐसा बनेगा और इसके अंदर मास अर्थ के मास बराबर, क्योंकि बाहर एयर होगा या वैक्यूम होगा, दोनों का मास बहुत ही कम होगा। तो अप्रोक्सीमेटली एम का मास हो गया था, मिटा दिया मैंने हाइट वाले केस में, एम ही। लेकिन यहां पे अब प्रॉब्लम है, ये मास काफी ज्यादा है, तो यहां एम डैश होगा, ठीक है। और r जो है वो r माइनस डी, ठीक है सब। इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक। अब अभी तक तो दिक्कत इस r में थी, अब आप m में भी ले आए, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। m को हम लोग देखते हैं। m जो होता है वो रो इंटू v होता है, डेंसिटी। तो 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम, ठीक। पूरे वॉल्यूम में r मैंने ले रखा है, पूरा पूरा रेडियस ले रखा है। इसका मास आप कहते हो कि मास ऑफ अर्थ है, हम लोग नॉर्मली कैपिटल एम से लिखते हैं, ठीक। अब इतने का चाहिए, तो 4/3 पाई r माइनस डी, ये स्मॉल r की वैल्यू कितनी आई? r माइनस डी आई। यूनिटी मेथड लगा देते हैं, ठीक है। तो ये m डैश होगा और ये 4/3 पाई r d का क्यूब इंटू m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r। देख लीजिए, ठीक है ना। तो कुछ चीजें यहां से गायब की जाती हैं, इनको गायब। ये m डैश की वहां पुट कर gm r माइनस डी का क्यूब अपॉन r का क्यूब और r माइनस डी का स्क्वायर, यहां पहले से है, ठीक है। कुछ और भी आगे पीछे किया जा सकता है। हाँ, एक तो ये बहुत बड़े बड़े से हो रहे हैं, तो इसको गायब करो, ठीक है, हटा ही देता हूँ। या हटाता नहीं हूँ, आप लोग को लिखना भी होता है, ऐसे देखते हैं। इसको 3 कर दो,
अगली लाइन में लिखता हूँ क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो ये हो गया जी एम आर माइनस डी अपॉन आर का जीएम अपॉन आर स्क्वायर। जीएम अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? जी के बराबर होता है, सरफेस के बराबर होता है। तो जी आर माइनस डी अपॉन आर लिख सकता हूं, आर क्यूब था तो आर स्क्वायर तो गया उसके साथ, सिर्फ आर बचा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीडी की वैल्यू कितनी आ गई? जी आर माइनस डी अपॉन आर, तो दोनों के साथ आर आर लेते चले जाओ, तो जी 1 माइनस डी अपॉन, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करना पड़ेगा, याद रखो। वहां पे जब 2h अपॉन आर आया था तो वहां हमने अप्रोक्सीमेशन किया था, यहां कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करना। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट आपको ये क्या डेरिवेशन इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको मालूम चल सके कि वो डेप्थ में या हाइट में कहां से फॉर्मूला है। डेरिवेशन कोई पूछने वाला नहीं आपसे, इसे आप याद रखोगे, जी डी इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन लिखो, a body weighs WEIGHS 200 Newton on the surface of the earth, how much will it weigh halfway down to the center of the earth। अच्छा, एक सेकंड, क्वेश्चन नोट कर लिया? नहीं सर, halfway down to the center of the earth, a body weigh 200 Newton on the surface of the earth, how much will it weigh halfway down to the center of the earth। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज मैंने नहीं बताया, ये डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगा, डेप्थ कहां से मेजर किया जाता है? सरफेस से, सेंटर से करोगे तो समस्या हो जाएगा। देखो डी कहां से मैं मेजर कर रहा हूं, तो डी जैसे जैसे इंक्रीज होगा इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। यस सर। तो 1 माइनस दिस थिंग विल डिक्रीज, सो जीडी विल डिक्रीज। सो हाइट बढ़ाओगे आप तो जी की वैल्यू कम होगी, डेप्थ बढ़ाओगे तो भी जी की वैल्यू कम होगी। तो सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी मैक्सिमम होती है? सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सेंटर पे कितना होगा बताओ, सेंटर पे कितना होगा? सर सेंटर में तो सर भैया सबसे पहले मुझे किस फॉर्मूले से निकालेंगे? डेप्थ वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो सेंटर पे डी की वैल्यू कितनी होगी? आर होगी। तो आर अपॉन आर 1 माइनस 1 0 0 इंटू एनीथिंग 0। ठीक है, आगे बढ़ो।
हाँ तो मैं क्वेश्चन में मैंने आपको लिखवाया था सॉल्व करो। WD जानना चाहते सरफेस पे जो है उसका वेट कितना है 200 है 200 तो mgd यस सर ठीक है और gd की वैल्यू जो है अभी हमने देखी थी कितनी होती है 1 माइनस d अपॉन r ठीक है यस सर अब mg दे रखा है 200 और 1 माइनस d की वैल्यू r बाई 2 हाफ वे डाउन द यस सर r तो कितना हुआ ठीक है अगला क्वेश्चन लिखिए if the value of small g at a height h above the surface of earth is same as at a depth d below it such that d and h is much smaller than the radius of the earth. Then हमें ऑप्शन दे रखा है उसने ऑप्शन ए d is equal to h b is equal to 2h c b is equal to h by 2 option d will be d is equal to h square ये रख दे रहा उसने क्या दे रखा है gh और dd की वैल्यू जो होगी वो सेम उसने कह रहा है ठीक है ना उसने ये कंडीशन दे रखा है h is much less than r h is much less than r तो gh का फॉर्मूला हमें लिखना चाहिए था g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर लेकिन क्योंकि इसने ये कंडीशन दे रखा है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं g 1 माइनस 2h अपॉन r और gd जो होता है वो g टाइम्स 1 माइनस d बाई r तो g से g कैंसिल ठीक है यस सर सॉल्व करो 2h अपॉन r जो होगा वो d अपॉन r के बराबर होगा r से r कैंसिल हो गया d इज इक्वल टू अब इसको वो कोई न्यूमेरिकल नहीं बना सकता है वो वैल्यू दे दे कि एट द हाइट h हाइट पे 1 किलोमीटर हाइट पे जो है g की वैल्यू एंड सर्टेन d की d डेप्थ पे g की वैल्यू दोनों सेम है तो d की वैल्यू निकाल दीजिए तो निकाल दो ना अगर ओरिजिनल फॉर्मूला देखें तो gh के तो g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर होता है और g d का मैं फॉर्मूला देखूं तो g टाइम्स 1 माइनस d अपॉन
ये इनसाइड के लिए जब इनसाइड की बात करें और ये आउटसाइड की है, सरफेस से बाहर। तो अगर मैं R और G में ग्राफ बनाऊं तो यहां आप देख सकते हो कि G जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D की, ठीक है। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और यहां पे आप देख सकते हो कि ये 1/r² है, कुछ ऐसा। और सरफेस पे हमारे r की वैल्यू 0 के बराबर। अरे अब मैं h और d दोनों को स्मॉल r बोलूं, ठीक है। स्मॉल r ही तो होता है, बस क्योंकि वो हाइट में जा रहा होता है इसलिए उसे मैं h बोल देता हूं, स्मॉल r। हाँ, इतनी बात ठीक है। तो ये आप ग्राफ जो है ध्यान रखें। ये सरफेस है, ये G सरफेस है, इसको G डैश बोल दो, इसको भी G डैश। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये इनसाइड है। कैसे क्वेश्चन वो पूछेगा? तो 4 ग्राफ बना के दे देगा, वो 4 जो है वो ग्राफ बना के दे देगा और आपसे पूछेगा कि G का वेरिएशन किसमें जो कौन सा ग्राफ जो है वो सही रिप्रेजेंट करता है। तो सिर्फ ऐसा अगर कोई शक्ल होगा तो वो ग्राफ सही, ठीक है। पहले स्ट्रेट लाइन, उसके बाद ये हाइपरबोला। अरे मैं आपको वो ग्राफ, एक ऐप होता है उसमें वो किसी की ग्राफ प्लॉट कर देता है, मुझे जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आप जैसे रखोगे ना वो आपको ग्राफ प्लॉट करके दे देगा। तो अगर इन केस अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या बनने वाला है तो उसमें आप बस इक्वेशन डाल दो, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में, इतना करल नहीं दे पाएगा, ठीक है। इतना बस डाल सकते हो आप, ऐसा डाल दो G डैश इज इक्वल टू A/r। अब ध्यान नहीं, जब हम बीटेक को हुआ करते थे तब यूज किया। ठीक है, ग्राफ ध्यान रखोगे। चलो, तो 2 वेरिएशन हो गया, 2 वेरिएशन और रह गया। और कौन सा वेरिएशन? साइज की वजह से, शेप की वजह से। अर्थ का जो शेप होता है वो थोड़ा सा चिपटा होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल होता है, ज्यादा नहीं। करीब मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर का डिफरेंस है, कुछ ऐसा हो गया, ज्यादा चिपटा हो गया, लेकिन काम कर रहा है। यहां से यहां तक को आप कह दो कि ये क्या है? आरी है, अर्थ नहीं है, इक्वेटर। ये बोले तो इक्वेटर, और यहां से यहां बोल दो कि ये आरी, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूले पे चले जाते हैं, हेडिंग डाल देना है। ड्यू टू शेप, साइज, शेप। जनरल फॉर्मूले पे चलते हैं। स्मॉल g जो होता है वो किसके बराबर हम लोग लिखते हैं? Gm/r² के बराबर लिखते हैं। एक सरफेस की बात कर रहे हैं, हाइट वाइट कहीं जो है पढ़ा नहीं रहे हैं ना। re की वैल्यू बड़ी होगी, rp की वैल्यू बड़ी होगी, re की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी देन r, ठीक है।
तो जी जो है वो बड़ा होगा देन, सॉरी उल्टा भाई, जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो आर ही बड़ा था तो जी छोटा। ठीक है, तो ये वेरिएशन हो गया ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। पहला हमने हाइट देख लिया, दूसरा हमने डेप्थ देख लिया, और तीसरा हम लोग ने देख लिया अर्थ की शेप की वजह से भी वेरिएशन आता है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप इक्वेटर पे ज्यादा मतलब कम वेट के होगे या पोल पे कम वेट के होगे? इक्वेटर पे आप कम वेट के, ठीक है, और वही बंदा अगर पोल पे चला जाए तो ज्यादा वेट का होता है, तुरंत जाए, ये नहीं कि 2 महीने बाद जाए खा पी के, ठीक है, तब तो चेंज हो ही जाएगा, या 2 महीने सूख के जाए, सेम बंदे का वेट हम लोग जो है एकदम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? ओके, अगला वेरिएशन लिख लो, वेरिएशन इन जी ड्यू टू एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, तो उसकी वजह से भी वेरिएशन आता है स्मॉल जी में। ड्यू टू एक्सियल रोटेशन, एक्सियल रोटेशन। ये मेरा ये उसका एक्सिस है। सपोज कर लो कि ओमेगा एक्सिस से वो रोटेट कर, ओमेगा एंगुलर स्पीड से वो जो है रोटेट कर, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, ओके। mg किधर लगता है? सेंटर की तरफ, डाउनवर्ड नहीं लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। तो अगर कोई यहाँ पे हमारी कोई बॉडी है तो उसका mg जो है वो इधर लगता है, ठीक है, और यही जो है वो सेंटीमीटर फोर्स के बराबर है, ठीक है ना। अगर रोटेशन आ गया, तो उस केस में एक कंपोनेंट आएगा m v स्क्वायर अपॉन r, क्या उसको हम लोग ओमेगा में लिखना चाहें तो m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दो फोर्सेस लगे, एक फोर्स का डायरेक्शन ये है जो mg है, ठीक है, और दूसरा फोर्स जो है वो m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, m r ओमेगा स्क्वायर। ना ये बड़ी फोर्स होती है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर बात करें, सबसे पहली बात ग्रेविटेशनल फोर्स काफी वीक फोर्स होता है। भैया मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये फोन मुझे अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा, काफी वीक, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दी अदर फोर्सेस। तो ये जो है ये काफी जो है वो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो ये काफी वीक है, ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग। तो ये बताओ दो फोर्सेस हैं हमारे पास, तो उनके बीच में कहीं रिजल्टेंट आएगा अगर दोनों बराबर होते तो, ठीक है, यहां कहीं रिजल्टेंट आ रहा, लेकिन ये वाला फोर्स काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा बड़ा है देन कि दिस। तो मैग्नीट्यूड इस केस में कहां आएगा? mg के साथ। अरे भाई ये हमारा a वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा b वेक्टर है। अगर दोनों बराबर होता है, सपोज दैट 120 पे होता, अगर ये 120 डिग्री दोनों के बीच में होता, तो ये 60 डिग्री पे दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है, जैसे कि r की वैल्यू जो है वो इधर है। अब जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा उसकी तरफ में हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए। अगर b का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये b की तरफ शिफ्ट, a का ज्यादा है, a की तरफ शिफ्ट, दोनों बराबर है
तो सेंटर में। तो यही मैं यहाँ बता रहा हूं कि हमारा जो रिजल्टेंट जो सेंटीमीटर फोर्स जो लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में, तो यानी कि ये वैल्यू जो है वो घटे, ठीक है। तो जी डैश जो होता है, मैं डायरेक्शन वगैरह नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं। जी इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। फाई जो है वो ये है, फाई जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ड्रैग यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर ये हमारा ये वाला जहां हमने दूसरा मास दे रखा है, ये पोल पे अगर चला जाए तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। cos 90 0, ठीक है, cos 90 0। सो जी डैश किसके बराबर हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम लोग पोल पे देखें, एट पोल पे हम लोग देखना चाहते हैं, तो जीपी हमारा जो होगा वो जी के बराबर होगा। और यहाँ इंक्लूड कर लो 5 को इंक्लूड कर लो, 5 जो हमारा 90 डिग्री होगा, तो जीपी जो होगा वो जी के बराबर होगा। और एट इक्वेटर की बात कर लें तो 5 हमारा जो होगा इक्वेटर पे कितना होगा? 5 0 होगा ना। अरे भाई ये यहाँ पे आ गया, 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी। यस सर, 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जी हमारा जो होगा वो जी माइनस आर। नीचे की तरफ नीचे की तरफ वो 5 होगा। हाँ साइड में नीचे वाला कोण बनाया। हाँ ठीक है, क्लियर है। अब आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा होगा कि जो है यहाँ ये वाला भी चीज हम लोग इसमें इंक्लूड कर लें या हाइट भी इंक्लूड कर लें। हम लोग अलग अलग वेरिएशन पढ़ लेते हैं। हाइट जब आएगा तो सिर्फ अकेले हाइट आएगा, उसमें वो रोटेशन की बात नहीं करेगा, या उसमें वो पोल का और इक्वेटर की बात नहीं करेगा। जब डेप्थ आएगा तो सिर्फ डेप्थ की बात करेगा वो, जब रोटेशन आएगा तो सिर्फ रोटेशन की बात करेगा, और जब शेप की वो बात करने वाला है यानी इक्वेटर और पोल के रिस्पेक्ट में वो बात करने वाला है तो सिर्फ उसकी बात करेगा। दो केसेस को वो मर्ज नहीं कराएगा। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो ये जो मैंने जी और जीपी लिख रखा है ये साइज की वजह से नहीं लिख रखा है, ये वाला साइज के लिए, शेप के लिए, सॉरी शेप के लिए, और ये वाला रोटेशन की वजह से है। तो अलग, हाँ अलग अलग हम लोग देखेंगे। अर्थ की रेडियस से लगाते हैं, पोल वाली लगाते हैं। नहीं, आप समझो ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, किस केस में लगाने जा रहे हैं। सर जैसे एमपी आर इक्वल टू 6400 होती है ना। क्या 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 दोबारा जी इक्वल टू ये जी एम बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इसको ये आर स्क्वायर यही तो बोल रहे हैं 10 या 9.8। ये रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं, उनसे पोल वाली लेते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप ये फॉर्मूला, जब आपने ये वैल्यू निकाली तो आर की वैल्यू क्या दी, यही तो आप पूछना चाह रहे हो। हाँ यही तो
हाँ, तो वहां पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो कंप्लीट स्फीयर। तो इसमें जो है सर एट पोल पर सर जीपी की वैल्यू जी आई एट पोल पर सर। हाँ, एट पोल पे जो है जीपी की वैल्यू जी है। इसके साथ सर जी की वैल्यू। ये जो बात उसने कह रखा है ये ड्यू टू रोटेशन की वजह से आया, ठीक है। अपनी एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा था, उसकी वजह से ये वेरिएशन हम लोग देख रहे हैं। तो जो सरफेस पे होगा 9.8 तो 9 जीपी पे चला जाएगा, लेकिन इक्वेटर पे 9.8 से वैल्यू छोटी है, ये बस वो कह रहा है, ठीक है। लेकिन आप अगर हम लोग सिर्फ ये चीज देख रहे हैं कि जी जो है सरफेस की बात करने हैं, तो जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर है, तो इस केस में आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू कौन सा लेना है? आपने कहा था ना 21 किलोमीटर दोनों में डिफरेंस है, तो इसको लेना है कि इसको लेना है? नहीं भैया, हम लोग शेप की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग सरफेस पे चले गए, सरफेस पे चले गए तो वो कंप्लीट एकदम स्फीयर है। आप कहीं भी रेडियस ले लो, ये हर जगह रेडियस बराबर है। जब रोटेशन की बात की तो देखो इसमें भी मैंने ऑलमोस्ट मैंने बनाया तो जो है कंप्लीट सर्किल है, वो अलग बात है कि हाथ से बनाया तो जो है ठीक है, ये अलग ही दिखना कि ये हमने सर्किल नहीं बनाया, स्फीयर नहीं बनाया। 2D में बना रहा हूँ तो सर्किल जैसा नजर आएगा, ठीक है। तो हम लोग यही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग दो चीजों को मिक्सअप नहीं करते। हाइट की वो बात करेगा तो सिर्फ हम लोग हाइट की बात करेंगे, डेप्थ की बात करेगा तो सिर्फ हम लोग डेप्थ की बात करेंगे, अगर वो रोटेशन पे जाना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा के टर्म्स हम लोग बात करेंगे, और अगर हम लोग वो जो है शेप पे जाना चाहता है तो सिर्फ शेप की। अब उस केस में डेप्थ को इंक्लूड नहीं करेंगे, उस केस में रोटेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, उस केस में हाइट को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। हाँ, चलो जो है आज इतना ही। कल क्लास होगी नहीं मेरी, ठीक है। बस कल मिलेंगे, और सैटरडे क्लास होगी नहीं, सैटरडे क्लास होगी जी।